फोटोशॉप में एक और टाइप ऑफ एनिमेशन आप कर सकते हैं जो कि की फ्रेम एनिमेशन है। की फ्रेम एनिमेशन जो है वो हैंड ड्रॉन एनिमेशन से काफ़ी डिफरेंट होती है। की फ्रेमिंग के लिए आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं होती। जो इमेजेस आप उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो ये भी हो सकता है कि आप मैनुअली ड्रॉ करके और अपने इमेजेस को आप स्कैन करके या फोटोग्राफ करके फ़ोटोशॉप में ले आएँ। या ये भी हो सकता है कि आप अगर सिंपल इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो वो आप फोटोशॉप के विद इन जो है वो सिंपल शेप्स के थ्रू बना सकते हैं। फोटोशॉप में अगर आपने कोई सिंपल शेप बनानी हो तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इनको यूज़ ना करें, क्योंकि ये वेक्टर शेप्स बनाते हैं। जो एनिमेशन हम कर रहे होते हैं उसके लिए हम जो लेयर्स यूज़ करते हैं वो रास्टर लेयर्स होती हैं। रास्टर और वेक्टर का डिफरेंस जो है वो मैं किसी और पॉइंट पे मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये है कि इस वक्त के लिए हम जो शेप्स बनाएंगे वो हम पहले उस शेप की सिलेक्शन बनाएंगे और उस सिलेक्शन को हम फिल भी कर सकते हैं, या ये कि उसको हम उसके अंदर ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं, या पेंट बकेट टूल से उसमें कलर लेके आ सकते हैं। तो हम अभी ये करेंगे कि एक नई लेयर बना के उसको हम जो है वो की फ्रेमिंग के थ्रू एनिमेट करेंगे। की फ्रेम एनिमेशन के लिए आपको वीडियो लेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपकी फ़ोटोशॉप की नॉर्मल लेयर्स होती हैं वही आप यूज़ करते हैं। तो एक नई लेयर बनाई, उस लेयर पे मैं एक शेप बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं जो शेप सिलेक्शन ऑप्शन है उसमें गया। मैंने जो भी शेप बनानी है वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं बेसिक शेप बनानी है, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप बनानी है तो उसके लिए आपके पास पॉलीगोनल लैसो या मैग्नेटिक लैसो टूल होता है। पॉलीगोनल लैसो या नॉर्मल लैसो से आप नॉर्मली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाएंगे। तो आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करके अगर आप शिफ्ट क्लिक नहीं कर रहे तो इससे आप डिफरेंट तरह के ओवल्स भी बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट क्लिक करके और बना रहे हैं तो फिर आपका एक परफेक्टली राउंड सर्कल बनेगा। ये सर्कल आपने बना लिया। इसके अंदर अब आप जो है वो एक तो अगर आप इसको राइट क्लिक करें तो आपके पास फिल की ऑप्शन आती है। यहाँ से आप इसमें जिस भी ओपेसिटी में आपने कलर फिल करना हो, जो भी कलर फिल करना हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि आप पेंट बकेट टूल यूज़ कर लें या ग्रेडियंट टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल का बेसिक सा मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि ग्रेडियंट में आप के पास जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे कलर्स इस तरह बनते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है उसमें एक तरफ जो है वो एक कलर है फोरग्राउंड कलर और दूसरी तरफ बैकग्राउंड कलर है। अगर आप अपना ग्रेडियंट बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कलर को क्लिक करके और कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। दरम्यान में अगर आपने कलर ऐड करना हो तो आप कहीं भी नीचे क्लिक करें तो आप जो है वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई कलर इसमें ऐड करके इस तरह आप जो है वो कोई भी कस्टमाइज्ड ग्रेडियंट बना सकते हैं। जो ऊपर आपको दो नज़र आ रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी के हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रेडियंट जो है वो एक तरफ या दरमियान में से या कहीं भी ट्रांसपेरेंट हो तो आप इस जो एक आइकॉन सा बना हुआ है इसको क्लिक करें और यहाँ पे ओपेसिटी आ गई। ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो ये ग्रेडियंट है वो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगर इसको मैं अप्लाई करूँगा तो ये जो है वो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होगा और दूसरी तरफ से ओपेक होगा। और जो दो ग्रेडियंट के पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को आप जिस तरफ भी मूव करते हैं वो ग्रेडियंट जो है वो एक तरह से ग्रेडियंट के हाफ को डिटरमिन करता है कि जो इसका मिड पॉइंट है वो अब इनके दरमियान में आने की बजाय यहाँ से यहाँ तक जो ओपेसिटी थी वो जो है वो ज़्यादा स्पेस ले रही है और फिर यहाँ से यहाँ तक जो थी वो क्विकली हो रही है।
तो अगर इसको मैं अप्लाई करूँगा, यहाँ से भी मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये लिनियर ग्रेडियंट है, ये सर्कुलर ग्रेडियंट है, इसका मुझे नाम नहीं जहन में, एंगल्ड आई थिंक बोलते हैं। ये जो है वो मिरर्ड है और ये स्टार शेप में है। तो लिनियर ग्रेडियंट से ही मैं क्विकली अगर इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो ये जो है वो एक नॉर्मल ग्रेडियंट अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूँ तो भी मैं डिफरेंट ऑप्शंस इसमें यूज़ कर सकता हूँ ब्लेंड मोड्स की। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू ग्रेडियंट्स का हो गया। अब हमारे पास एक सर्कल मौजूद है। ये सर्कल जो है वो एक अलग लेयर पे है। फोटोशॉप में जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि आप एक लेयर के ऊपर जो चीज़ें करते हैं वो जो इमेज होता है वो उसी लेयर तक रहता है। अब अगर मैं इस इमेज को मूव करना चाहूँ तो ये इमेज जो है वो इस कंपोजिशन के अंदर बाकी सब चीज़ों से इंडिपेंडेंटली मूव हो रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ तो मैं एक लेयर बना के, और अभी मैं एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, वो है लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस या लेयर स्टाइल्स। अब अगर मैं इस लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। इसमें मैं इस लेयर के ऊपर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स अप्लाई कर सकता हूँ। इस वक्त मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी जो ये ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर वाली ऑप्शन है इसको अनक्लिक करके और इसके ऊपर ग्रेडियंट ओवरले कर रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर को मैंने अनक्लिक इसलिए किया है क्योंकि जिस वक्त ये ऑप्शन क्लिक हुई भी होती है उस वक्त इस लेयर के ऊपर जहाँ जहाँ कोई चीज़ बनी हुई हो ये इफ़ेक्ट सिर्फ वहाँ अप्लाई होते हैं। जब मैंने इसको रिमूव कर दिया तो ये खाली लेयर के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो सकते हैं। इस ऑप्शन के अपने बहुत से यूजेस हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये कि इस वक्त चूंकि मुझे एक ओवरऑल पूरी लेयर फिल्ड चाहिए ग्रेडियंट से, तो मैंने इस ऑप्शन को अनक्लिक कर दिया। यहाँ पे जाके मैं इस ग्रेडियंट के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ और इससे इस एनवायरनमेंट के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। अच्छा, फोटोशॉप में की फ्रेमिंग जिसकी मैंने बात की थी, जो आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। की फ्रेमिंग होती ये है कि किसी भी लेयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब आप टाइमलाइन के अंदर एक लेयर को जो उसका एक ये एरो बना हुआ है जो इस वक्त साइड की तरफ फेस कर रहा है, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। उसमें आपके पास तीन प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, पोजीशन, ओपेसिटी और स्टाइल। और इनके साथ जो है वो छोटी छोटी स्टॉप वॉचेस बनी हुई हैं। इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे इसकी स्टॉप वॉच के ऊपर, तो आप देखते हैं कि फोटोशॉप में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टाइमलाइन में एक स्टार बन गया। हुआ यह है कि फोटोशॉप ने ये नोट कर लिया है कि इस वक्त इस ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है। अब अगर मैं अपने टाइमलाइन प्लेहेड को आगे मूव करके और एक और पॉइंट पे जाके इस ऑब्जेक्ट को एक और जगह ले आऊँगा, तो आपने देखा कि जिस वक्त पोजीशन की जो स्टॉप वॉच है वो एक्टिवेट हुई हुई है, उसके ऊपर ही छोटी सी सुई बनी हुई है। तो मैंने जिस भी पॉइंट पे इसकी पोजीशन को चेंज किया है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके, तो वहाँ एक और छोटा सा स्टार बन गया। अब होगा ये कि पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे फोटोशॉप ने जो है वो रिमेंबर की हुई थी, और इस पॉइंट पे जो इसकी पोजीशन है वो भी फोटोशॉप ने रिमेंबर कर ली है कि ये इसका एक की फ्रेम है, कि जिसके ऊपर पोजीशन की जो भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो भी वैल्यू थी, वो फोटोशॉप ने सेव कर लिया। अब होगा ये कि जब मैं अपने प्ले हेड को वापस उस टाइम पे लेके गया, तो उसने उस लेयर को वापस उसी पोजीशन पे जो है वो प्लेस कर दिया, और जब मैं इसको इस टाइम पे लेके आया तो इसने इसको
एक और पोजीशन पे प्लेस कर दिया। जब मैं की फ्रेम के एग्जैक्टली ऊपर जाता हूँ तो उस वक्त वो की फ्रेम जो है वो यहाँ पे येलो हुआ हुआ नज़र आएगा। इसी तरह जब मैं दूसरे की फ्रेम के ऊपर गया तो जब मैं उस की फ्रेम के ऊपर एग्जैक्टली होऊंगा तो वो येलो हुआ हुआ होगा। जिस वक्त की फ्रेम के ऊपर आप जाते हैं उस वक्त आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके और अपनी ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो एक नया की फ्रेम बन जाएगा। की फ्रेम की वैल्यू ऐसे चेंज होती है कि ये पोजीशन का की फ्रेम है तो मैं इसकी पोजीशन जो है वो अगर यहाँ पे कर दूंगा तो चूंकि मैं उसी की फ्रेम पे ऊपर ही हूँ तो अभी जो है वो ये वैल्यू उसके अंदर फीड हो गई है कि इस वक्त ये इस पोजीशन पे है, जो कि फोटोशॉप के अंदर वो नंबर स्टोर हो जाते हैं कि ये इसकी इस वक्त ये वैल्यू है। और जब ये इस टाइम पे आएगा 2 सेकंड पे, इसको प्रिसाइज ले आते हैं कि 2 सेकंड पे ये इस पॉइंट पे है और 0 सेकंड्स पे ये इस पॉइंट पे है। तो अब जब मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँगा तो आप देख रहे हैं कि उसके दरमियान के जो फ्रेम्स थे उसमें उसकी जो रिलेटिव पोजीशन थी वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ही किसी पॉइंट्स पे बनती है। और बेसिकली उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो मूवमेंट है वो फोटोशॉप उसको कैलकुलेट करके और इस बॉल को एनिमेट कर देता है। अच्छा, अब हमने ये देखा कि इस जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन जो है वो हमने की फ्रेम करके उसको एनिमेट कर लिया। अब एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो आपने देखा है कि इसकी ओपेसिटी जो है वो भी एनिमेट हो सकती है। मतलब ये कि अगर मैं इसकी ओपेसिटी को इस वक्त क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जाके जो इसकी ओपेसिटी आ रही है वो इस वक्त 100% है। अगर मैं एक और पॉइंट पे जाके इसकी ओपेसिटी को कोई और वैल्यू दे दूंगा तो वो वैल्यू भी अब जो है वो फोटोशॉप में रिकॉर्ड हो जाएगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी ओपेसिटी की ये वैल्यू होगी। तो अब आपने देखा कि ज़ीरो पे इसकी ओपेसिटी फुल थी, वो भी इसमें जो है वो फोटोशॉप ने नोट कर लिया है। और जब ये 2 सेकंड्स पे आता है तो इसकी ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो 52% थी, वो भी फोटोशॉप ने नोट कर लिया। और अब आप देखें कि जैसे जैसे मैं इसको 2 सेकंड्स से वापस 0 सेकंड्स की तरफ लेके जाता हूँ तो इसकी ओपेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है जिस जिस तरह इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो थी वो की फ्रेम हुई हुई हैं। एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे स्टाइल बना हुआ है। स्टाइल जो है वो इसकी लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शंस होती हैं। जिस तरह अभी हमने एक लेयर के ऊपर एक ग्रेडियंट क्रिएट किया था, अगर हम चाहें तो इस लेयर के ऊपर भी एक ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं जब स्टाइल को कवर कर रहा हूँगा तो मैं ये भी बता दूँ कि इस वक्त हमें इस ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर की ज़रूरत है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तो ये जैसे है इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, लेकिन ये कि जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसका कलर जो है वो चेंज होगा। उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने इस लेयर को डबल क्लिक किया और इसके ऊपर कलर ओवरले अप्लाई कर दिया कि इस पॉइंट पे आके इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, या इसके ऊपर जो है वो रेड कलर ओवरले हो जाता है। वो किस तरह ओवरले होता है उसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो भी मैं देख सकता हूँ कि मैं इसको नॉर्मल ब्लेंड मोड यूज़ करना चाह रहा हूँ या मैं स्क्रीन या कलर डॉज या कौन सा ब्लेंड मोड यूज़ करना चाह रहा हूँ। आई थिंक आई स्टिक विद नॉर्मल फॉर नाउ। तो अब अगर मैं इसको इसके पहले फ्रेम से कंपेयर करूं
तो पहले फ्रेम में इसका कलर जो है वो नॉर्मल है, और नीचे आते आते इसका कलर जो है वो रेडिश हो गया। अब ये भी हो सकता है कि मैं दोबारा उस की फ्रेम पे जाके यहाँ पे भी इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, कि कलर ओवरले में जाके और मैंने यहाँ भी इस पे कलर अप्लाई कर दिया, लेकिन उस कलर की ओपेसिटी मैंने कम रखी, तो अब इसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारे इसमें सेव हो गए कि इस पॉइंट पे ये ऐसा है और इस पॉइंट तक आते आते ये ऐसा हो गया। तो अब इस कलर के इस कलर्ड सर्कल की जो शेप है, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैंने कलर फिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्री के विद इन रहे। तो इसके लिए फिर मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर वाली ऑप्शन है उसको क्लिक रहने दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको अनक्लिक कर दूंगा तो ये पूरे पे कलर अप्लाई हो गया, जैसा कि नीचे वाली लेयर पे मुझे चाहिए था कि पूरी लेयर पे कलर अप्लाई हो। इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी शेप्स लेयर को अनक्लिक कर दिया था। इस पॉइंट पे मैं इसको क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी जगह इसमें इस लेयर के अंदर इमेज मौजूद है, सिर्फ वहीं पे जो है ये कलर ओवरले का इफेक्ट अप्लाई हो, ताकि मैं अगर इस सर्कल का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ इस सर्कल का कलर चेंज हो। तो अभी जो चीज़ें मैंने ट्राई की हैं उसकी वजह से आप देखें कि ओवर टाइम ये सर्कल जब नीचे आ रहा है तो इसकी ओपेसिटी भी चेंज हो रही है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, और इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो इसको जब मैं प्ले करूँगा तो आपने देखा कि इसके 0 सेकंड पे की फ्रेम लगा हुआ है और 2 सेकंड पे की फ्रेम्स लगे हुए हैं। तो उन की फ्रेम्स के दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं उनको फोटोशॉप खुद कैलकुलेट करके और ये जो सिंपल सी एनिमेशन है वो कर रहा है। एक चीज़ की फ्रेम एनिमेशन में ये है कि की फ्रेम एनिमेशन में फ़ोटोशॉप जो दरमियान के एक तरह से फ्रेम्स होते हैं उनको खुद फिल कर रहा होता है। तो इसमें 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम इससे ज़्यादा फ्रेम रेट पे भी जा सकते हैं, ताकि 1 सेकंड में ज़्यादा स्टेप्स आएँ और इसकी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा स्मूथ नज़र आए। बेसिकली ये 2 सेकंड के लिए ही रहेगा, इसका जो भी फ्रेम रेट मैं चेंज कर दूँ, लेकिन एक फ्रेम के अंदर ज़्यादा स्टेप्स आ जाएंगे। उसकी वजह से जो इसकी मूवमेंट है वो ज़रा ज़्यादा ग्रेजुअल हो जाएगी और थोड़ी ज़्यादा स्मूथ नज़र आएगी। इसमें अगर अब हम फर्दर चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो चूंकि मैंने एक जो बैकग्राउंड लेयर बनाई थी वो भी जो है उसमें जो कलर आ रहा है वो ग्रेडियंट ओवरले की वजह से है, मतलब ये कि वो लेयर इफ़ेक्ट की वजह से है। वो भी लेयर स्टाइल्स के थ्रू चेंज हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि चूंकि मैंने इस लेयर का जो कलर रखा था वो ख़ुद एक लेयर स्टाइल है, तो इसलिए उसके अंदर मैं फर्दर चेंजेस ला सकता हूँ। जो सन था उसके ऊपर मैंने कलर ओवरले करके उसके थ्रू उसका कलर चेंज किया है, और इस लेयर के जो कलर्स हैं उनको भी मैं वेरी कर सकता हूँ इसके लेयर स्टाइल को या लेयर के जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं उनको चेंज करके। तो मैंने 0 सेकंड्स पे इस स्टाइल को की फ्रेम कर दिया, मतलब ये कि 0 सेकंड्स पे मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ओवरले जैसा है वैसा ही रहे, और 2 सेकंड्स तक आके अगर मैं इसमें कोई चेंज लाना चाह रहा हूँ तो मैं अपने टाइमलाइन प्ले हेड को 2 सेकंड्स पे लाऊंगा। उसके बाद लेयर्स पे जाके इस लेयर को डबल क्लिक करके और ग्रेडियंट ओवरले पे गया। उसके बाद एक चीज़ जो मैं कर सकता हूँ विच इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद रियलिटी, बट मतलब इट वुड इट इज़ स्टिल एन ऑप्शन दैट वी कैन डू। वो ये है कि मैं इसके जो ग्रेडियंट है उसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ तो दैट वुड लुक लाइक अ कैमरा शेक और समथिंग, बट स्टिल दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन डू। तो मतलब आई जस्ट ट्राई दैट हेयर। और बाकी जो है वो मैं इसके कलर्स को
जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर सकता हूँ, दैट्स कम्प्लीटली अप टू मी। इसके ग्रेडियंट के जो कलर्स हैं मैं उनको स्विच आउट करके, चेंज करके, या इसके पूरे ग्रेडियंट को चेंज करके जो ओवरऑल सीन है उसका जो एक कलर स्कीम है उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इस टाइम के ऊपर स्पेसिफिक हैं। सिर्फ इसी टाइम, मतलब सिर्फ इसी टाइम पे तो नहीं, लेकिन इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते ये चेंजेस जो हैं वो ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होंगे। जो हमने स्टार्ट का देखा था कलर, वो जो है वो की फ्रेम हुआ है, मतलब ये कि जब हम दोबारा 0 सेकेंड्स पे जाएंगे तो वो कलर दोबारा वापस वही हो जाएगा जो कि इनिशियली था, जिसको की फ्रेम कर दिया था। और जब जो है वो हम 2 सेकेंड्स तक आएंगे तो वहाँ तक आते आते ये कलर ट्रांसफॉर्म होके और इस कलर में चेंज हो जाएगा जो हम अभी बना रहे हैं। तो साथ साथ ये कि इसका जो एंगल है उसको भी मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया था, तो उसकी वजह से ये जो एंगल की इंफॉर्मेशन है ये भी उसमें स्टोर हो गई है। तो इसको थोड़ा और ड्रामेटिक कर देता हूँ ताकि ये चीज़ जो है वो रजिस्टर हो कि अब जब इसको मैं दोबारा प्ले करता हूँ तो इसका कलर भी चेंज हो रहा है और इसका जो ग्रेडियंट था उसका एंगल भी चेंज हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है वो ये चेंज डिपेंड करता है कि अगर आपको ये कोई चेंज पसंद आता है तो यू कैन कीप इट। आई थिंक कि जो इसका टिल्ट चेंज हो रहा है वो थोड़ा सा मेरे लिए अनप्लेजेंट है, तो मैं उसको जो है वो एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर आके अगर मैं उस चेंज को फिक्स करूँगा तो वो जो है वो अनडू हो जाएगा। आई थिंक अब ये बहुत ही स्लाइट चेंज इसके अंदर रह गया होगा, विच आई डोंट थिंक वुड बी दैट मच अनकम्फर्टेबल। बट आपने देखा कि पहले एक ऑब्जेक्ट के हमने पोजीशन और ओपेसिटी और उसका लेयर स्टाइल चेंज किया, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट का हमने जो है वो लेयर स्टाइल चेंज किया। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि जैसे जो ऊपर सर्कल है उसका जो लेयर स्टाइल है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी पे डिपेंडेंट है। बहुत से लेयर स्टाइल्स ऐसे भी होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के बॉर्डर को या बॉर्डर्स पे डिपेंडेंट होते हैं और उसके बॉर्डर को किसी तरह से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आउटर ग्लो होता है, अगर आप इसके ऊपर ग्लो देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप एक सॉलिड कलर से भी ग्लो दे सकते हैं। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं आउटर ग्लो की वो भी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और अपनी नीड के हिसाब से आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्लो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका जो ब्लेंड मोड है उसको मैं नॉर्मल नहीं रहने दूंगा इसको, क्योंकि नॉर्मल जो है वो एक ओपेक फिल होता है। आई डोंट वांट दिस फिल टू बी ओपेक।
आई थिंक इसको मैं स्क्रीन या लाइटन या कलर डॉज कर दूंगा। आई थिंक आई गो विद स्क्रीन। तो अब ये हुआ है कि इसकी स्टार्ट में जो है वो इसके ये ग्लो मौजूद था, लेकिन ये कि जूँ जूँ ये 2 सेकेंड्स की तरफ आता है तो ये ग्लो भी जो है वो गायब हो जाता है। की फ्रेमिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें फ़ोटोशॉप का एक और फीचर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप एनिमेट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन होती है। जैसे कि अभी आपको एक लेयर की पोजीशन, ओपेसिटी और स्टाइल नज़र आ रहे हैं कि जिनको आप की फ्रेम कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पोजीशन की जगह ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है। और अभी मैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के और थोड़ा सा आपको चीज़ें शो करूँगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप उस लेयर को राइट क्लिक करते हैं और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके उसको आप जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी मैं एक छोटा सा ड्राइंग करूँगा और फिर उसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। की फ्रेमिंग के शुरू में मैंने कहा था कि आप पेन टैबलेट को यूज़ किए बगैर ही की फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो भी मैं विदाउट यूजिंग पेन टैबलेट जो है वो माउस से ही एक जो है बेसिक सा ट्री की फॉर्म बनाऊंगा, जो आपका लैसो टूल है उसको यूज़ करके। तो इट विल बी वेरी बेसिक, और उसके थ्रू जो है वो कुछ बेसिक से जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ की फ्रेमिंग हो सकती है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आई एम ऑल्सो कंसर्न कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इसलिए मैं एक बहुत ही जो है वो सिंपल सा ट्री बनाने के लिए एक सिलेक्शन बना रहा हूँ। और फिर उस सिलेक्शन को मैं फिल करके और फिर उसके बाद उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके और फिर उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को मैं एनिमेट करूँगा और थोड़ा सा जो इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं उनके थ्रू इसके अंदर थोड़ी सी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स भी शो करूँगा। तो ये जो है वो एक बेसिक सा ट्री ऑलमोस्ट बन गया है। एंड मतलब दिस इज़ जस्ट टू शो कि आप बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो माउस से भी बना सकते हैं। बल्कि माउस से आप चाहें तो काफ़ी अच्छा जो है वो फ़ोटोशॉप में पेंटिंग भी कर सकते हैं। बट दैट इज़ समथिंग दैट आई मे कवर एट सम अदर पॉइंट। जनरली अब जो है वो पेन टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ द माउस इफ़ यू हैव टू। अच्छा, अब ये एक जो है वो नई लेयर के ऊपर मैंने बनाया है। इसको अब मैं किसी भी कलर से फिल कर देता हूँ। फिल के लिए 100% ओपेसिटी पे और नॉर्मल। और जो कलर मैंने चूज़ करना है वो फोरग्राउंड कलर मैं नहीं चूज़ करूँगा, मैं कलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। अब मैंने एक कलर पिक किया, उसको मैंने ओके किया, ओपेसिटी 100%, और इस ट्री पे कलर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब पहली चीज़ जो है वो तो इस ट्री को थोड़ा सा जो है एक 3 डायमेंशनल लुक देने के लिए मैं इसके लेयर स्टाइल्स में जाके बल्कि इनफैक्ट उससे पहले आई थिंक इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना चाहिए। तो इसको राइट क्लिक करके और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब अगर आप इसकी
जो टाइमलाइन में ऑप्शंस आ रही हैं उस पे जाएं तो आपने देखा है कि दूसरी जो लेयर थी उसमें पोजीशन थी, और इसमें जो है वो जो फीचर है उसका नाम ट्रांसफॉर्म है। अब इससे क्या चेंज आता है? इससे होगा ये कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को न सिर्फ ये कि उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, बल्कि आप उसका साइज और उसके रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आप कोई डिस्टॉर्शन लेके आते हैं तो वो चीज़ भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो की फ्रेम हो सकती है। अब अगर आप जैसे कि आपने देखा ही है कि जिस ग्राउंड के ऊपर ये ट्री है वो ग्राउंड भी जो है वो टिल्ट हो रहा है इस वक्त। अगर ये इस तरह है तो बाद में हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, तो उसको उस सीन को कंसिस्टेंट बनाने के लिए इस ट्री को भी मुझे टिल्ट करना होगा। ये चीज़ ऐसी है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही हो सकती है कि अब मैं जो है वो इस ट्री को भी मैंने उस सीन के हिसाब से रोटेट कर दिया। ये रोटेशन जो है ये इसकी ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये सेव हो गई है, और ये इसका एक की फ्रेम जो है वो बन गया है। इस की फ्रेम को भी मैं दूसरे की फ्रेम्स के साथ अलाइन कर देता हूँ ताकि मेरी सारी जो की फ्रेम्स हैं वो एक ही टाइम पे हों। तो अब अगर आप देखें तो ये ट्री जो है वो बाकी सारी इन्वायरमेंट के साथ टिल्ट भी हो रहा है। इसके ऊपर जो फ्रेम बन रहा है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ। अच्छा, अब ये चीज़ है कि अम, इस ट्री के ऊपर जो है वो कलर ओवरले भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि जो बाकी सारी इन्वायरमेंट है उसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं इस ट्री की ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करके मैं इस की जो तस्वीर थी उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा था, तो उससे बजाय इसके कि इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुलती हैं, ये इसकी जो ओरिजिनल इमेज था स्मार्ट ऑब्जेक्ट को ओपन करके उसके अंदर जो इमेज सेव था उस पर चला गया। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी विल बी कवरिंग राइट नाउ। तो गेटिंग बैक टू द ब्लेंडिंग ऑप्शंस, एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो तो कलर ओवरले है कि हमने इसका कलर जो है वो इस वक्त लाइट रखा, इसको हमने सेव कर लिया कि इस वक्त जो है वो इसका एक लाइटर कलर है। और जब चलो इसको हम इसके स्टाइल को पहले की फ्रेम कर दें, उसके बाद जब रात होती है तो अपनी एनवायरनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इसका कलर भी जो है वो डार्क हो जाता है। तो इस वक्त इसके कलर को चेंज करके हम इसे एक डार्कर कलर इसमें दे देते हैं। अच्छा, मैंने इसका जो कलर का ह्यू है वो भी चेंज किया, तो आई नीड टू सी कि इसमें कैसे चेंजेस आते हैं। आई थिंक दैट्स फाइन। अच्छा, एक चीज़ जो और हम कर सकते हैं वो ये है कि ये इमेज जो है वो बड़ा फ्लैट लग रहा है। अगर इसको हमने क्विकली एक थ्री डायमेंशनल लुक देनी हो तो उसके लिए हम इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके और इसके ऊपर बेवल एंड एम्बॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी जो लेयर स्टाइल्स हैं उसमें बेवल एंड एम्बॉस पे गए, उसको हमने क्लिक किया। अब आप देखें कि इसके ऊपर जो है वो आपको लाइट्स एंड डार्क्स अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे हैं। यूज़ ग्लोबल लाइट को टर्न ऑफ किया और हमने इसकी लाइट की जो डायरेक्शन है वो सन के हिसाब से कर दी, और उसके बाद हम इन डिफरेंट ऑप्शंस को थोड़ा सा ट्राई करके तो देख सकते हैं कि हमें इस ट्री के ऊपर किस तरह का एक लाइट का इफ़ेक्ट चाहिए।
और जिस वक्त रात होती है उस वक्त उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली, या मतलब ये कि जिस वक्त जो है वो लाइट कम होती है, तो एक तो ये कि लाइट की डायरेक्शन चेंज्ड है, दूसरा ये कि लाइट का कलर चेंज्ड है और लाइट की इंटेंसिटी चेंज्ड है। तो हम जो है वो बेवल एंड एम्बॉस में जाके और इसकी सेटिंग को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो मिसिंग नज़र आ रही है वो ये है कि ये ट्री जो है वो एक शेडो भी क्रिएट करेगा। तो इसका शेडो बनाने के लिए भी हम जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वो ये है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में आप किसी ऑब्जेक्ट की जो आप उसको जिस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफॉर्म में सेव हो जाती है। तो अभी हम ये करेंगे कि इसी स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाई और उसके थोड़े फीचर्स को हम चेंज करेंगे। पहले तो ये कि उसका जो लेयर स्टाइल है उसको हम बल्कि उससे पहले भी मेरे ख्याल में इसको हमें एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म और वॉप में, बल्कि वॉप पे नहीं, ट्रांसफॉर्म में जाके और डिस्टॉर्ट करके, तो अप्रॉक्सीमेटली जहाँ इस ट्री का शेडो होना चाहिए वहाँ पे इसका जो कॉपी है उसको हम प्लेस कर देंगे कि जिस तरफ से इस पे लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इसका शेडो जहाँ बनना चाहिए वहाँ हम पहले इस कॉपी को प्लेस करके बाद में इस कॉपी को हम जो है वो एक शेडो की लुक देंगे। पहली चीज़ तो ये है कि शेडो जो है वो ऑब्जेक्ट के नीचे होना चाहिए, तो इसको हम इसके नीचे ले आते हैं। उसके बाद इसके अंदर थोड़े और चेंजेस लाने हैं। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस ऑब्जेक्ट का एक जो बाउंड्री है उसको थोड़ा स्मूथ करना है और इसका जो कलर है उसको गायब करना है। तो उसके लिए क्विकली मैं एक जो है वो ड्रॉप शेडो क्रिएट करके और उसका थोड़ी सी स्मूथ बाउंड्री बना के और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके इसकी फिल ओपेसिटी को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये क्विकली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका शेडो रह गया और जो इसकी कलर्स थे वो गायब हो गए। तो इसके शेडो को भी जो मैंने कलर देना है वो जाके और मल्टीप्लाई अप्लाई करके और थोड़ा और इसको स्मूथ कर दिया शेडो को, शेडो की जो आउटलाइंस थी उनको। तो शेडो की शेप थोड़ी बन गई है और इसका जो लेयर स्टाइल है, इसके बाद वाले की फ्रेम्स को डिलीट कर देते हैं, इसके ट्रांसफॉर्म के बाद वाले की फ्रेम्स को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी जो इसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है उसके हिसाब से इसके अगले की फ्रेम्स बनने, जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो
इस वक्त इसकी जो पोजीशन है और जो इसकी लेयर स्टाइल है वो हमने प्लेस कर लिया। और अभी सन के हिसाब से इसको थोड़ा और डिस्टॉर्ट करके इसकी जो पोजीशन बनानी है वो बना लेते हैं। और उसके बाद फिर हम फाइनल फ्रेम पे जाके अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। अब इस पॉइंट पे चूँकि जो लाइट सोर्स है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से हम जो शेडो है उसकी जो पोजीशन है उसको बिल्कुल चेंज कर देंगे। और अगर हम चाहें तो शेडो का कलर भी जो है वो हम देख सकते हैं कि हमने उसको अगर चेंज करना हो तो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन जो कि हमारे पास अवेलेबल है। जो अभी ट्रांसफॉर्म किया है उसको एंटर कर देंगे तो वो फाइनलाइज हो जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके जो इसका शेडो था उसका अगर हमने कलर वगैरह चेंज करना है तो दैट्स आल्सो समथिंग दैट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। तो अब अगर हम इस एनिमेशन को प्ले करके देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो की फ्रेम के हिसाब से ओवर टाइम चेंज हो रही हैं।